हकलाहट। आखिर ये हकलाहट है क्या? और हकलाहट को दूर करने में एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह मददगार है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं दावा तो नहीं कर रहा क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग मनोवैज्ञानिक स्तर होता है, लेकिन फिर भी अनुमान है मेरा। दावा कह सकते हैं कि हकलाहट लाइलाज नहीं है और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत मददगार है इसमें, बशर्ते एक्सेप्टेंस आखिर है क्या इसे ठीक तरह से समझा जाए। एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट को मैं और क्लियर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हकलाहट आखिर है क्या, होती कैसे है, और उसके कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए फिर एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट पर आएंगे, फिर कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक स्तरों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हकलाहट आखिर है क्या। आम भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी किसी अक्षर पर अटकता है या किसी अक्षर को रिपीट करता है या फिर किसी अक्षर को बोल नहीं पाता तो उसे हकलाहट कहते हैं। ठीक बात है, हकलाहट यही है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर जांचें तो पता चलेगा कि विचारों और हमारे सांस और शब्दों का तालमेल नहीं बन पाता है। तालमेल नहीं बन पाता है, इसके कई कारण हैं और इसी तालमेल बिगड़ने को हम हकलाहट कह सकते हैं या हकलाहट होती है। अब सवाल ये है कि तालमेल बिगड़ता कैसे है, तो चलिए बताते हैं। आप में से हर किसी ने, सबने या बहुत से लोगों ने हारमोनियम बजते हुए देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो देख लीजिएगा, हारमोनियम बहुत से लोगों ने बजाया भी होगा। आपने देखा होगा कि हारमोनियम में एक ढक्कन होता है जिससे हम हवा भरते हैं और फिर हम उससे कुछ बटन होते हैं जिससे हम सुर निकालते हैं। दुनिया में कोई भी वाद्य यंत्र हो, चाहे सुर निकलते हों, कोई भी आवाज़ निकलती हो, या किसी भी जानवर या इंसान का या किसी भी प्राणी का वोकल सिस्टम हो, सबके सिस्टम में ये समानता होती है कि पहले वो सांस लेते हैं, फिर उसके बाद में वो आवाज़ को या सांस को, उस हवा को अपने ऑर्गन्स में से, अपने गले में से या जिस किसी अंग से भी आवाज़ निकलती है उसमें से वो गुजारते हैं और इस दौरान अपने मुंह के ऊपर नीचे या किसी भी उस अंग की आकृति में परिवर्तन से उस आवाज़ में परिवर्तन होता है। एक और उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा, फिर से हारमोनियम पे आते हैं कि हारमोनियम में हमने हवा भरी और फिर हम जब उस ढक्कन को छोड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है जो उसकी बेस ट्यून कह सकते हैं। इस तरह की आवाज़ यदि आप ढक्कन को सिर्फ आगे पीछे करेंगे तो आएगी। अब यदि इसकी ही तुलना वोकल सिस्टम से करें तो आप पाएंगे कि ए की ध्वनि वो बेस ध्वनि है। आप सांस लीजिए और उसे खुले तन मन से छोड़िए। कोई जोर नहीं लगाया, किसी अंग को कोई तकलीफ नहीं दी, केवल सांस को लिया और अपने गले में कंपन करते हुए जब उस आवाज़ को छोड़ा, सांस को छोड़ा,
तो एक ए की ध्वनि निकली। ये ए की ध्वनि उसी ध्वनि के समकक्ष है जो हमने कुछ देर पहले हारमोनियम में निकाली थी। अब आपने देखा होगा कि हारमोनियम में जब हम कभी बटन दबाते हैं तो इसमें 7-8 तरह की अलग अलग फ्रिक्वेंसी की बटन्स होते हैं। किसी में आवाज़ भारी होती है, किसी में पतली होती है, किसी में तीखी होती है, किसी में मध्यम होती है, किसी में धीमी होती है। और उन सब का कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो एक सटीक धुन जो हमें चाहिए होती है वो निकलती है। कुछ यही सिस्टम हमारे वोकल सिस्टम में है कि हम ए की बेस ध्वनि को निकालने के बाद जब हम हमारे होठों को थोड़ा लंबा करते हैं तो ओ की ध्वनि निकलती है। जब हम खोलते हैं तो आ की निकलती है। जब हम जीभ को थोड़ा पीछे ले जाकर फिर से हवा को छोड़ दें तो ई की निकलती है। इसी तरह से जब हम जीभ को ऊपर करते हैं तो टै ठै डै की निकलती है। और इस तरीके से बाकी सारी ध्वनियाँ निकलती है। ठीक वही सिस्टम है जो हारमोनियम में है। इस वोकल सिस्टम को समझने के बाद आइए अब जानते हैं कि हकलाहट क्या है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए कि आपको ध्वनि निकालनी है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। अब इसके हारमोनियम पे धुन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगी। पा 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 पा। ये धुन तभी निकलनी संभव है जब आप उस हारमोनियम का ढक्कन पूरी तरह से खोलेंगे, पूरा खोल के उसमें पर्याप्त हवा भरेंगे और फिर उसके बटन दबाएंगे। अब सोचिए कि आपने हवा पूरी नहीं भरी, आपने ढक्कन को आधा खोला और आप धुन पूरी निकालना चाहते हैं। आपने आधा ढक्कन खोला हारमोनियम का तो आपको इतनी ही धुन निकालने का हक है कि उससे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की धुन निकल सके। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा निकालना संभव नहीं है, निकालना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब हवा ही नहीं है हारमोनियम में, ज़बरदस्ती तो कहीं सक्सेस होती ही नहीं है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इतनी ही धुन निकालें, पा 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 पा, और फिर रुक जाएं। फिर वापस उस ढक्कन को खोलें, वापस हवा भरें, फिर से वो धुन निकालें, बची हुई जो धुन है। कुछ यही सिस्टम हमारे बोलने का है। फेफड़े हमारे वो हारमोनियम का ढक्कन है, हमारा गला, जीभ, दांत, ये सब हमारे बटन हैं। अब हम फेफड़ों में हवा भरते हैं और बाकी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए हम बोलते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपने फेफड़ों में हवा आधी ही भरी है तो क्या आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, या क्या आपको पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए? नहीं। लेकिन मानव की फितरत है, मानव की फितरत के बजाय मैं मानव मन की फितरत कहूँगा। मानव मन बहुत चंचल है। उसकी आदत है कि वो प्रतिक्रिया करता है, वो नकल करता है। उसके लिए तटस्थ रहना बहुत मुश्किल है। और ये मन इतना शक्तिशाली है कि हमें ये एहसास तक नहीं होने देता कि ये हम नहीं हैं, ये हमारा मन है, ये हमारा अस्तित्व नहीं है, ये हमारा काल्पनिक अस्तित्व है, हमारा मन है। तो यही जो मन है ये प्रतिक्रिया करता है। कब करता है? जब हमारे सामने कोई फ्लुएंटली बोलता है। हकलाना वाला जो सिस्टम है, हकलाने का यही सिस्टम है कि सबसे पहले
सांस में कमी आती है, सांस छोटा होता है। सांस छोटा हुआ कि आपका फर्ज है कि आपको धीरे बोलना है या कम बोलना है। कम बोलने का मतलब उतने सांस में जितने सेंटेंस बोले जा सके उतना ही बोलना है। लेकिन मन प्रतिक्रिया करता है ना। देखते हैं कि सामने वाले अंकल या सामने जो भी बात कर रहा है या हमारा दोस्त या हमारे घर वाले, वो पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, वो एक ही लाइन में बोल रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारा मन कहता है कि तुम भी बोलो। हम फिर जबरदस्ती करते हैं हारमोनियम के साथ। तो अब जरा सोचिए कि यदि हम हारमोनियम के बटन तेज दबाएंगे, फिर क्योंकि मन है ना, वो कहता है कि बराबर बोलना है, तो और तो कोई चारा है नहीं। जो इलाज करना चाहिए वो तो इलाज करते नहीं है। इलाज तो ये करना चाहिए कि हारमोनियम का ढक्कन पूरा खोलना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं खोलते। इसके बजाय हम बटन तेजी से प्रेस करते हैं, हम तेजी से दबाते हैं। पापा पा पापा 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 पापा। अब इतनी तेजी से कोई बटन दबाएंगे तो कभी ना कभी, किसी न किसी दिन, या तो एक साथ दो बटन दब जाएंगे या फिर कोई बटन छूट जाएगा। यदि यही वोकल सिस्टम में हो जाए तो यही तो हकलाहट है। अब ये एक साथ दो बटन दबना या एक बार कोई बटन नहीं दबना, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, हमने गौर नहीं किया। लेकिन फिर कई बार होने लगा, और जब कई बार होने लगा तो हमने पाया कि ये तो हकलाहट है। फिर ये हकलाहट पहले एक आदत, फिर एक डर बन गया, और हमने इसे अपनी नियति मान लिया कि हम हकलाते हैं। मन है ना, बहुत चंचल है, बहुत जल्दी अवधारणाएं बनाता है। कुछ न कुछ सोचने को चाहिए मन को, कुछ न कुछ मन को चाहिए कि वो प्रतिक्रिया करे। कुछ नहीं भी करने की बात है तो भी प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इस पर भी प्रतिक्रिया करेगा। यदि मन में ये ठान भी ले कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो इस पर भी प्रतिक्रिया करेगा। तो ये मन की प्रतिक्रिया करते करते आदत डर का रूप ले लेती है, और डर और आदत एक समानांतर ग्राफ में चलते हैं। डर बढ़ेगा, आदत बढ़ेगी, आदत बढ़ेगी, डर बढ़ेगा। साइकोलॉजी के नियम है। और फिर ये डर, ये आदत, जो भी कह लो, बढ़ते बढ़ते इतना हमारे मानसिकता में घर कर लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हम तो अकलाते ही हैं। एक कहानी मुझे याद आई। नागार्जुन के पास एक बार एक युवक गया और बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जान तक दे सकता हूँ। नागार्जुन ने देखा कि संसार को छोड़ने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जान तक जो दे सकता है, उसे कुछ तो खाली हाथ तो लौटाया नहीं जा सकता। उसके मन की स्थिति को जानते थे कि बेचारा भाग रहा है, संसार को संसार समझ रहा है, संसार से छुटकारा पाना चाहता है, जबकि वास्तव में तो संसार है ही नहीं। संसार तो एक मन का भ्रम है, जाल है। ठीक इसी तरह जैसे हकलाहट एक मन का भ्रम है, जाल है। नागार्जुन उसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें सिखा देंगे, हम आपको निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे, हम आपको संसार से मुक्त करवा देंगे, लेकिन एक शर्त है। युवक तो समर्पित था, बोला कि क्या शर्त है, मुझे बताइए, मैं पालन करूंगा उस शर्त का। तो नागार्जुन ने कहा कि तुम मान लो कि तुम 3 दिन के लिए भैंस हो गए हो,
ये इसलिए कहा क्योंकि नागार्जुन के सामने ही उस वक्त भैंस खड़ी थी, तो दिमाग में भैंस आया तो भैंस का बोल दिया। जाओ उस गुफा में और 3 दिन के लिए भैंस हो जाओ। 3 दिन तक ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सोना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ भैंस हो जाना है तुम्हें। भैंस बन जाओ, डूब जाओ भैंस में। 3 दिन हो गए। अब ये मनोवैज्ञानिक स्तर है कि यदि कोई आदमी खाएगा पिएगा नहीं और सोएगा नहीं तो उसका बल बढ़ेगा। एक सीमा के अंदर कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है। और यही हुआ। उस एकाग्रता के बढ़ने से, उस चिंतन को डूब के करने से और 3 दिन तक लगातार ये सोचने से उसका वशीकरण हो गया। वशीकरण कोई विद्या नहीं है, एक साइंस है। कोई तांत्रिक वाला कोई वशीकरण नहीं। मन को ये भ्रम हो जाना ही तो वशीकरण है। और 3 दिन के बाद जब उसे एहसास हुआ कि 3 दिन हो चुके हैं तो वो गुफा से निकली नहीं बाहर। उसे ये भ्रम हो गया कि अब मैं गुफा से बाहर कैसे निकलूं, नहीं तो सींग उसमें अड़ जाएंगे। मैं तो इतना मोटा हो गया हूं कि गुफा से निकल ही नहीं पाऊंगा। अब वो जोर जोर से रंभाए। उसके रंभाने की आवाज सुनकर नागार्जुन आए और उसे देख के गुफा के अंदर झांका और जोर से हंसे। इस बार युवक को थोड़ा गुस्सा आया कि इसी ने तो कहा कि भैंस हो जाओ, भैंस हो गए तो हम पे हंसते हैं। नागार्जुन उसकी मन स्थिति को समझते थे और गुफा के अंदर आए और झकझोड़ा। तंद्रा टूटी। तंद्रा टूटी तो होश आया कि अरे मैं कहाँ भैंस हूं। नागार्जुन ने समझाया कि यही संसार है। संसार से भागना मुक्ति नहीं है, संसार तो है ही नहीं। दोस्तों, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि आप ये समझें कि हकलाहट से मुक्ति पाना एक भ्रम है, क्योंकि हकलाहट तो है ही नहीं। हकलाहट ही एक भ्रम है। सच्चाई को जान लो, हकलाहट दूर हो जाएगी। हकलाहट को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को जान लो कि हकलाहट है क्या, हकलाहट दूर हो जाएगी। भ्रम को तोड़ दो। आपने जो मन की दीवारों पर एकाग्रचित होकर इतने सालों से सोच रखा है कि हम हकलाते हैं, हम हकलाते हैं, इस भ्रम को तोड़ दो। इस भ्रम को तोड़ दो कि हकलाहट भी कोई चीज़ है। हकलाहट हम हकलाते रहेंगे। हकलाहट की कोई सारी सीमाएं तोड़ दो। अब दूसरी बात आती है कि ये सीमाएं तोड़ें कैसे। बहुत जटिल है ये और बहुत सरल है। सरल इसलिए कि समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, जटिल इसलिए कि समझ में नहीं आए तो बहुत जटिल है। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थियों को गणित बहुत सरल लगती है। मेरे एक साथी कहते हैं कि मेरी सेकंड डिवीजन इसीलिए बनी क्योंकि मेरी गणित अच्छी थी, वरना मैं बाय ग्रेस पास होता या शायद 3rd डिवीजन बनती। बाकी सारे विषयों में उनके 42, 38 के आसपास नंबर थे। गणित में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए 82। कारण ये कि गणित को उन्होंने कभी मुश्किल माना ही नहीं। इसीलिए सरल इसलिए कि सरल है, जटिल इसलिए कि जटिल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए आइए फिर से आते हैं। देखिए, सीधे सीधे सरल शब्दों में बताऊं तो हकलाहट का सीधा सा इलाज है कि जिस तरीके से रोग हुआ है उसका रोग शब्द गलत है, लेकिन एक सांकेतिक भाषा में अगर इसे रोग या कोई बीमारी या डिसऑर्डर मान लिया जाए एक बार के लिए, तो चलो मान लेते हैं कि कोई भी रोग जो होता है वो कैसे होता है। कोई कारण होता है, उस कारण का रिवर्स कर दो, रोग ठीक हो जाएगा।
ये गलत आदत है, इसका रिवर्स करो। सबसे पहले क्या हुआ, सांस छोटा हुआ, सांस को बड़ा करो। इसके लिए सांस की कसरतें करो। सांस को 6 सेकंड तक बोलने का कोशिश करो कि जब भी बोलो प्रैक्टिस करते वक्त कम से कम 6 सेकंड सांस लो। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि दूसरी गलती क्या हुई। दूसरी गलती ये हुई कि आपने जो है अक्षरों को तेजी से बोलना शुरू किया। तो थोड़ा धीमा करके बोलो, चिपका के मत बोलो। पा 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 करने की ज़रूरत नहीं है। पा 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 इस तरह से कैसे आप धुन निकालिए। एक कॉन्सेप्ट, एक टेक्निक और है इसमें कि प्रोलोंगेशन की टेक्निक है कि आप पहले अक्षर को थोड़ा लंबा खींचिए। सारे बोलना है तो सारे बोलिए। एक अच्छी टेक्निक है, मैं इसे अच्छी टेक्निक कहूँगा। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक लय बन जाती है बोलने में, तो बोलना आसान हो जाता है। एक दो बार, एक दो दिन, महीने भर करने के बाद में कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो फिर धीरे धीरे आदत बनती जाती है, डर निकलता जाता है। तो साथ साथ में मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, ये सब करिए। ये तब तो एक प्रैक्टिकली जो हमें काम करना है वो हुआ। मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करें तो हम कैसे करें इस चीज़ को। हमने थेरेपी ले ली लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते कई बार। इसका एक बड़ा कारण तो ये भी है कि थेरेपी ठीक से नहीं लेते, प्रैक्टिस इच्छा से नहीं करते, प्रैक्टिस कंटिन्यूअस नहीं करते, लगातार नहीं करते। लगातार करते हैं तो फ़र्क पड़ता ही है। मेरा निजी तौर पर बताऊं तो एक ऐसा भी अनुभव रहा है एक दौर में कि मैं मेरा नाम तक नहीं बता पाता था। आज मुझे उस दौर को कभी याद भी नहीं आता। आता भी है तो ठीक है, मैं उसे निगलेक्ट कर देता हूँ और वो असर नहीं करता। तो हकलाहट को ठीक करने के लिए एक एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ लोगों में ये धारणाएं बन गई है। मैंने कुछ लोगों को जयपुर में प्रैक्टिस करते हुए देखा, अच्छा लगा, लेकिन उनमें एक धारणा घुसी हुई थी। वो धारणा किसने बनाई ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो धारणा गलत तरीके से समझी गई लोगों के द्वारा। एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट, अधिकांश एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग कहते हैं कि अखलाक ठीक नहीं हो सकती, जबकि ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस का नहीं है। एक्सेप्टेंस का कैसे हो सकता है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे, आप थोप रहे हैं, आप अपने भविष्य पर ये चीज थोप रहे हैं। स्वीकार हमेशा वर्तमान में होता है, भूतकाल में होता है। भविष्य में कोई चीज स्वीकार नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं होती। मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया हूं, ये एक हूं के साथ अगर मैं कहूं तो ये एक्सेप्टेंस हो सकती है। मैं भारत का प्रधानमंत्री था, ये एक एक्सेप्टेंस हो सकती है, लेकिन मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। हो जाऊंगा भविष्य कभी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ये आप थोप रहे हैं एक्सेप्टेंस का रूप देके। एक दूसरी और अवधारणा है कि हकलाहट कोई रोग है या डिसऑर्डर है। 1% मामलों में मैं कुछ दावा नहीं कर सकता कि 1% अपवाद भी होते हैं, होते होंगे। हालांकि मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी 1% गुंजाइश छोड़नी चाहिए। लेकिन 99% मामलों में मैं कह सकता हूँ कि कोई रोग नहीं है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप गाना गाते टाइम भी हकलाते, लेकिन आप गाना गाते टाइम कोई भी नहीं हकलाता। हाँ, तो तुलाना जरूर एक डिसऑर्डर कुछ मामलों में हो सकता है, क्योंकि कई बार जीभ की संरचनाएं, कुछ नाड़ियों की संरचनाएं, तंतुओं की रचनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं कि वो अक्षर नहीं निकलते। लेकिन हकलाहट यदि आप गा सकते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आप बोल भी सकते हैं।
यदि आपको हकलाहट कोई रोग होता तो आप गाते टाइम भी हकलाते हैं। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता तो चल भी नहीं सकता। अंधा व्यक्ति अंधा व्यक्ति के लिए हमेशा अंधेरा ही रहता है। वो बल्ब की रोशनी को नहीं देख सकता तो वो सूरज की रोशनी को भी नहीं देख सकता। ठीक इसी तरह यदि हकलाहट कोई रोग होता तो गाते टाइम भी हकलाता। खैर, अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, मैं उसका प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं उनकी अवधारणाएं उन्हीं पे छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा निजी तौर पे जो मानना है और जो मेरा रिसर्च जो मेरा कहता है, जो मेरे रिसर्च के जो रिजल्ट हैं वो ऐसा कहते हैं। तो अब इस एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है। ये एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट विकसित कहाँ से हुआ, मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। विपश्य एक शब्द था संस्कृत भाषा में, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। कालांतर में पाली और प्राकृत भाषा में विपश्य ना बना। बुद्ध और जैन दर्शन में इसे पर्याप्त महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि इसे एक्सेप्टेंस को मानवीय मन के विकारों से मुक्ति पाने का एक बहुत बड़ा जरिया माना गया है। एकाग्रता के साथ साथ यदि स्वीकार्यता हो तो इंसान के मन को भी वश में किया जा सकता है। आइए मैं थोड़ा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक साधना की एक विद्या है, ध्यान की एक विद्या है आनापान, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। आप इस विद्या को किसी विपासना के शिविर में सीखिएगा। मैं बताऊँ वो भी सही बताऊँगा, लेकिन फिर भी ये विद्या गुरु के संज्ञान में की जानी चाहिए, सानिध्य में की जानी चाहिए। लेकिन अभी मैं इस एक्सेप्टेंस को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आइए आनापान करें। पालती मार के सुखपूर्वक बैठ जाइए, कमर सीधी रखें। कमर सीधी रखें और अब सांस को आंखें बंद कर लें। चश्मा लगा रखा है तो चश्मा उतार दीजिए, आंख को बंद कीजिए। अब जैसे हैं वैसे ही सांस को देखें। देखें इन द सेंस कि ऑब्जर्व करें। अपना पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर लगा दें। ऊपर वाले होठ के ऊपर जो तिकोना हिस्सा है नाक और ऊपर वाले होठ के बीच में, यहाँ लगाएं। सांस को केवल आता हुआ जाता हुआ देखें। सांस आ रहा है तो आ रहा है। सांस को नियंत्रित नहीं करना है, सिर्फ जानना है, केवल जाने, ऑब्जर्व करना है। सांस तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है। दाई नासिका से आ रहा है तो दाई नासिका से आ रहा है, बाई नासिका से आ रहा है तो बाई नासिका से आ रहा है। सांस को कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मन भागेगा, मन दौड़ेगा, मन में विचार आएंगे, उन विचारों को सुने। आप पाओगे कि जैसे ही आप सुनने की कोशिश करते हो विचार गायब हो जाते हैं। जैसे ही आप स्वीकार करने की कोशिश करते हो कि ये विचार आया, ये मन भटका, आप पाएंगे कि विचार गायब हो जाते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि मन किसी घटना विशेष पर केंद्रित हो जाता है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। ये घटनाओं के आलंबन है। यदि कभी ऐसा हो तो इस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ इतना सा जाने, ऑब्जर्व करें कि मन भटका और उसे स्वीकार कर लें। तुरंत सांस पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा वापस। सांस को केंद्रित करना है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। और यही एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इससे मन एकाग्र होता है और
एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट से मन प्रतिक्रिया नहीं करता है और वर्तमान में रहता है मन। वर्तमान में रहना ही असली एक्सेप्टेंस है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हुए, मन में कोई राग द्वेष नहीं जगाते हुए, कोई गुस्सा नहीं जगाते हुए सहज भाव से स्वीकार कर लेंगे जो भी चीज़, तो फिर प्रकृति आपका साथ खुद ब खुद देगी। एक बात सुनी है ना गीता की कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। यही बात एक्सेप्टेंस में लागू होती है कि आप देखते हैं कि एक्सेप्टेंस आखिर है क्या। एक्सेप्टेंस आखिर है क्या? स्वीकार करना बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब आप प्रकृति के साथ हो लेते हैं तो प्रकृति अपने हिसाब से फिर आपको जो चाहिए, उस जिस तरंगों पर आप हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप हैं, जो आपकी चाहत है इंटरनल, उस चाहत की ओर खुद ब खुद ले जाती है। आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। प्रकृति में कहीं भी जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। सब कुछ एक फिक्स शेड्यूल के तहत होता है। सब कुछ एक आकर्षण के नियम हैं, फोर्स हैं, लॉ हैं। जैसे ग्रेविटेशन लॉ लागू होता है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लागू होता है। आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा हो तो आप इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं भी चर्चा नहीं करूँगा, अगले वीडियो में करूँगा। अभी करूँगा तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि इस वर्तमान क्षण को स्वीकार लें कि आप हकलाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं सोचना। इसे और अच्छे से समझना हो तो आप विपश्यना ध्यान कीजिएगा। अभी मैं इसे और मेरी तरफ से क्लियर कर रहा हूँ कि इस क्षण हम हकलाएं, बस इसे स्वीकारें और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। सहज भाव से स्वीकारें कि हाँ, हम हकलाए और मुस्कुरा दें, एक्सेप्ट कर लें बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के। इससे क्या होगा, आपका डर निकलेगा। हकलाहट का डर ही तो है कि हम हकलाएं नहीं। और जब जब हमने ये सोचते हैं कि हम हकलाएं नहीं, हम ज़्यादा हकलाते हैं। तो हकलाएं नहीं ये सोचना भी एक तरह से थोपना है, और हकलाते रहेंगे ये स्वीकार करना भी एक थोपना है। हकलाहट ठीक नहीं हो सकती, ये भी एक आप अपने माइंड पे थोप रहे हो बात, प्रकृति को थोप रहे हो बात कि हम हकलाएंगे नहीं, हम हकलाते रहेंगे। दोनों ही बातें थोपना है। प्रकृति कहती है कि जो है उसे स्वीकार करो, फिर देखो आपको क्या क्या मिलता है, कैसे चमत्कार होते हैं दुनिया में, कैसे लाइफ में। चमत्कार कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कारों का भी एक विज्ञान है। इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत समय जाया हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हकलाहट को उस क्षण के लिए स्वीकारें, सिर्फ एक क्षण के लिए, कि आप हकलाए और फिर भूल जाइए। फिर अगले ही क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिए उस काम पे, जो काम आप कर रहे हैं या जो आप बोलना चाह रहे हैं या जो भी आपके मन में चल रहा है, उस पर केंद्रित करिए। हम हकलाते रहेंगे, इस पे आप अगर केंद्रित करेंगे तो आप प्रकृति को संदेश दे रहे हैं कि आप हकलाइए, और प्रकृति आपको वापस वही देगी रिटर्न में, जाओ हकलाओ। तो कोई दबाव नहीं, नहीं हकलाना भी एक दबाव है और हकलाते रहेंगे का सोचना भी एक दबाव है। मैंने देखा है कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर बार पूछते हैं कि हम इससे ठीक हो जाएंगे ना। बड़ा अजीब सवाल है। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है खुद पे, समर्पण नहीं है। आप क्यों सोचते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे? आप क्यों सोचते हैं ऐसा? आप क्यों भविष्य में जाते हैं? सिर्फ वर्तमान पे फोकस कीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक इसी तरीके से जब कभी हकलाए तो स्वीकार कर लो खुले मन से, हम हकलाए, इस क्षण हम हकलाए, ये इस क्षण की सच्चाई है और हमने स्वीकार कर ली और बात खत्म। इस पर मन को प्रतिक्रिया नहीं करने दें। प्रतिक्रिया रोकने के लिए ध्यान का सहारा लिया जा सकता है, मोटिवेशनल बुक्स का सहारा लिया जा सकता है।
हकलाहट आई, अच्छी बात है, हमने फिर से ठीक बोलने की कोशिश की। बोल पाए तो ठीक, नहीं बोल पाए तो ठीक, तो भी ठीक। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है, तो वो राजनीति नहीं छोड़ देता, और जो राजनीति छोड़ देता है चुनाव हार के, वो राजनेता नहीं होता। इसी तरीके से हम हकलाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या हम थेरेपी नहीं लेंगे। थेरेपी खैर वो एक अलग इशू है, कोई लेना चाहे ना लेना चाहे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हम हकलाहट ठीक नहीं हो सकती है। जब मेरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? उस क्षण से मैं जब यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो क्षण जब मैं मेरा नाम तक नहीं बता पाता था, उस क्षण से जब मैं इस स्तर तक पहुँच सकता हूँ कि आज मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूँ, तो जब मैं पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। वर्तमान में रहना, एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट ही यही है। सिर्फ हकलाहट को एक्सेप्ट करना ही एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर क्षण को एक्सेप्ट करना, हर क्षण जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना, हर घटना को शांत भाव से, सहज भाव से स्वीकार कर लेना एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। आपका सिलेक्शन हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, आपका नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, आपकी शादी हुई तो एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे हुए तो एक्सेप्ट कर लिया, बॉस ने डांटा तो एक्सेप्ट कर लिया, बिजनेस में घाटा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, फायदा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया। कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, अहंकार नहीं, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं कोई राग नहीं, कहीं सफलता के प्रति राग नहीं, कहीं असफलता के प्रति कोई द्वेष नहीं, सिर्फ स्वीकार्यता। आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा का इससे अपव्यय नहीं होगा। आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा का इससे अपव्यय नहीं होगा। धीरे धीरे करते करते आप भय मुक्त हो जाएंगे। साधना में पकते पकते, प्रैक्टिस करते करते आप डर का सामना कीजिए। यदि आप जिस चीज़ से डर लगता है उसका सामना कीजिए। आपको नए लोगों से बात करने में डर लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलिए। आपको परिवार के बुजुर्गों से बात करने में डर लगता है, परिवार के बुजुर्गों से ज़्यादा बात कीजिए। आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो इंटरव्यू के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए। आपको किसी और चीज़ से डर लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामना कीजिए। डर से भागना डर को बढ़ाना है, डर का सामना कीजिए और स्वीकार्यता के साथ कि आप इस क्षण डरे, डर जागा मन में और स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार करेंगे पाएंगे कि डर गायब हो गया, और हकलाहट का डर ही तो हकलाहट है। जैसे ही स्वीकार करते हैं आप जाग गए हैं। स्वीकार करने का मतलब है आप जाग गए हैं। कोई आदमी गलती करेगा, उसे सुधारेगा कब? जब वो उसे स्वीकार करेगा तब। और स्वीकार तब करेगा जब वो जागृत अवस्था में होगा कि हाँ ये मैंने गलती की। आप चारपाई पे सोए हैं, पास में कोई स्टूल रखा है, उससे पानी का लोटा पड़ा है, आपने नींद में लात मारी, लोटा गिर गया, आपकी आंख खुली और आपने लगा, आपने देखा कि मेरी लात की ठोकर लगने से शायद लोटा गिरा है। आप जागे तभी तो आपने देखा कि लोटा गिरा है, तभी तो आपने अपनी गलती मानी। आप जागेंगे नहीं तो आप गलती कैसे मानेंगे? गलती मान के फिर उस पर पछतावा नहीं करना है। स्वीकार कर लो गलती हुई है, ओके, एक्सेप्ट इट। कोई दबाव नहीं डालना है खुद पे कि ये गलती नहीं ही करनी है, एक्सेप्ट। लेकिन कार्य करते रहना है। प्रैक्टिस अगर करते हैं तो करते रहिए। सांस एक बहुत बड़ा रोल है क्लाट में। सांस की कसरतें करते रहिए, धीरे बोलने की आदत डालते रहिए, और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझाने की कोशिश की है।
एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट वाकई मददगार है। यदि इसे ठीक से समझा जाए तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें इस क्षण के एक्सेप्टेंस चाहिए। लाइफ टाइम के लिए हमें नहीं सोचना, हमें भविष्य में नहीं जाना, हमें भूत में नहीं जाना। अगला ठीक नहीं होगी, क्योर नहीं होगी, इन सब बातों में नहीं पड़ना है। क्योर नहीं होती है तो नहीं होती, होती है तो होती है, अच्छी बात है। ये थोपना नहीं है दिमाग पे क्योर नहीं होती है, ना ही ये थोपना है कि हमें क्योर करनी है। सिर्फ स्वीकार करनी है। ध्यान करें, योग करें, सांस की कसरतें करें, प्रैक्टिस करें। आप पाएंगे कि आप ठीक होते जा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हिमांशु सिंह सैनी, मोनालिसा स्पीच प्रैक्टिस सेंटर। मेरे नंबर हैं संपर्क के लिए 8562852118, 8562 आकाशवाणी के युवानी सेक्शन में जयपुर में आकस्मिक रेडियो उद्घोषक। धन्यवाद।